Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 3 Effect of British Rule on Indian Population। बच्चों, आज हम आपके सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 से चैप्टर 3 में अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव पड़ने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। In the last chapter you studied about administrative establishment of British. Now in this chapter we will study about the effect of British rule on Indian society. आपने पिछले पार्ट में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के बारे में पढ़ा था। अब इस भाग में जो है इस चैप्टर में उसके शासन का उनके जो शासन का है भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली। Since 1600 AD to 1757 AD, trade was the main purpose of British. They used to take cloth, spices, etc. from India, and in return they used to bring gold, silver in exchange. They used to earn high profit on selling Indian goods in foreign market, but they cannot do the same in Indian market. Due to one side trade, East India Company had to face the Christian Company was forced to arrange money for trade from India only. After the Battle of Buxar and Plassey, Bengal was under their control. They became royal courtier of Bengal, Bihar and Orissa and got right to collect land revenue. Then afterward they did not have to face problem of money for their administration or for extension of their region. In those days, land revenue was the main source of income for the ruler and English also captured the same for their earning. बच्चों, उन दिनों सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना, चांदी आदि लेकर आते थे। वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे, मगर अपने देश का जो सामान है वो भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी और कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करें। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो दीवानी मीन्स भूमि कर वसूल करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया। Students, what are the main source of income for government today? आज सरकार की आय के मुख्य स्रोत क्या क्या है, क्या बता सकते हैं? Let's see. आगे देखते हैं। अंग्रेजों की कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। Previously British applied the same method of taxation as it was there in the locality of this place, and then afterward a different policy was adopted to decide amount and to keep them safe. This policy was based on the conditions of different state of India. In this, the main issues of settlement here were the जमींदार, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम। इस समय क्या होने लगा कि अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। बाद में उन्होंने कर जो है टैक्स वसूलने के लिए क्या किया, जो है अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। ये कौन कौन सी प्रथाएं थी? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। तो जो है टैक्स, जो भूमि कर लिया जाता था, वही क्या था, उन दिनों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। यहाँ पर
जैसे पहले के दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के लिए अधिकार को जो है नीलाम किया जाता था। जो सबसे पहले अधिक पैसा जमा करने का वादा करता था उसे यह अधिकार दिया जाता था कि ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी क्या करे, किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से क्या था, मतलब था। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त मीन्स परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? जो है इन द ईयर 1789 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद द जमींदार ऑफ बंगाल एंड that was the permanent settlement. Lord Cornwallis decided that land revenue will be collected by jamidars. Those jamidars who will not give the land revenue would their jamidar and new jamidars will take over this place. वहां पर क्या होता था, अंग्रेज जो है सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ में हो। अब देखते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पर क्या है, जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन दिस सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज द हैव direct contact with farmer of present. It was decided that after subtracts the expenditures of agriculture's production, 50% of the leftover amount would be that land revenue. यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, इस व्यवस्था का जो मूल आधार लगान का किसान के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था सन 1833 से 1843। यहाँ पर क्या हुआ, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, इन 1833-43 British rules start a new system of collecting revenue in the western. In this system, the whole village was regarded as a mahal for the settlement of collecting revenue. Means क्या हुआ? It means that all the family of present had a joint responsibility for collection of revenue. जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि आपको स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ, फिर रैयतवाड़ी में, तो ये क्या है, महलवाड़ी। इस व्यवस्था में क्या होता था, सन 1833 से जो है 33 से लेकर 1843 के बीच अंग्रेज जो है शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे गांव से लगान का बंदोबस्त किया जाता, जिसे क्या कहा जाता था, महलवाड़ी कहा जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों का जो है लगान क्या किया जाता था, जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पर इसका जो प्रभाव है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो है इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। तो अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था, रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, British rulers did a lot of change in land revenue system in Chhattisgarh. They divided Chhattisgarh into many different where appointment for collection of revenue from the Amirs and Pandya were the revenue officers. British officers abolished the post of Patels prevailing during Maratha rules, and instead of that revenue was decided according to the area of the land. Village Gothia collected revenue and deposited it in
द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो है छत्तीसगढ़ में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। अंग्रेज जो है अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिया और तहसीलों की नियुक्तियां जो है तहसीलदारों की नियुक्तियां की गई। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित जो है पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौठिया का पद सृजन किया। इस समय गांव के जो गौठिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे और लगान का जो निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौठिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है उनके द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ही ऊंची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। इसलिए किसानों को क्या करना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो है छत्तीसगढ़ में भू राजस्व किस प्रकार एकत्र किया जाता था। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑन क्राफ्ट जो है दस्तकारी एवं शिल्प पर भी प्रभाव पड़ा। इफेक्ट ऑन क्राफ्टमैन एंड आर्ट। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, नष्ट होने लगी थी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी कर भी लगाया गया। इंग्लैंड से जो है आने वाली वस्तुओं को तट कर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा जाता था। इससे वे सस्ती हो गई और परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। यहाँ पर अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑन पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। वनों में रहने वाले लोगों पर भी अब क्या प्रभाव पड़ा, जो टैक्स है वो उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर। अंग्रेजी जो शासन नीति है उनका जो जंगलों में रहते हैं उन पर क्या हुआ, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। ड्यूरिंग इंग्लिश रूल इन इंडिया न्यू मिल्स एंड फैक्ट्रीज वॉज established which was based on the raw materials for the forest. Wood which was found in Indian forest was used for laying new railway track. यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड के मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई। जंगलों में रहने वाले जनजाति जो झूम खेती करते थे उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दिया गया। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजातियां जो है क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए। इनमें बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है। वे बदलते समय और अंग्रेजी नीति तथा बाहरी लोग के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजाति व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन में से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे। अब हम बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। सो ओके, टेक केयर।